जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1 R5 IT टूल्स की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही डीपली मैं एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड एआई का पहला क्वेश्चन है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स? बताइए आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन डी इज राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आईओटी है क्या, इसका क्या उपयोग है? तो आईओटी का उपयोग सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मीन्स यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? सेंसर्स का उपयोग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स का उपयोग कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है इंटरनेट का प्रयोग करके डिवाइस को एक्सेस करना और कंट्रोल करना, ठीक है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी फिजिकल डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और जो डेटा को कलेक्ट और शेयर करती हैं आईओटी कहलाती हैं। जैसे आप देखें मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, घरों में लगा हुआ पंखा, कार, ये सभी क्या है इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर राइट आंसर था ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्रेस्ड विद इन एआई? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसका उपयोग है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। मीन्स जैसे मनुष्य बुद्धिमान होता है वैसे ही मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है वो मशीनों के अंदर प्रोवाइड कराना, उनको सीखने, सोचने, समझने की क्षमता को विस्तारित कराना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही एआई के पार्ट हैं, ठीक है? एआई क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने और काम करने की क्षमता प्रदान करती है। ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें शामिल हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है? और एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे डेटा के विश्लेषण करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। तो मशीन लर्निंग क्या है? इस तकनीकी में मशीनों को डेटा से सीखने और बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देती है, ठीक है? जबकि डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग में ये जो है वो नेटवर्क का उपयोग करता है और मानव की मस्तिष्क की जो संरचना है उससे प्रेरित होते हैं और जटिल कार्य को करने के लिए इनको डेवलप किया जाता है। मीन्स साधारण काम को करने के लिए मशीन लर्निंग, और जो जटिल काम है जहाँ पर मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता चाहिए वहाँ पर डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है जिसको कहते हैं एनएलपी, क्या कहते हैं? एनएलपी, ठीक है? तो एनएलपी जो होती है यह तकनीक मशीनों को मानव भाषा को समझने और संशोधित करने में सक्षम बनाती है, ठीक है? समझ गए? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग डेटा एनालिटिक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई बिग डेटा एनालिटिक्स? It is a process of gathering huge amount of data. The process of analysis of large and complicated data helps in dividing hidden patterns, trends and insights. The process of securing big data या फिर the process of deleting unnecessary data. बताइए बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड डेटा, ठीक है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लार्ज, बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्टेड डेटा से फिर हम एनालिसिस करते हैं, हिडन पैटर्न की खोज करते हैं, ट्रेंड्स का पता लगाते हैं।
आइए अब हम देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं इन सभी चीज़ों से। तो बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा टर्म है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। बिग डेटा का मतलब ये होता है क्या, ह्यूज डेटा। क्या होता है बिग डेटा का मतलब ये है आपका ह्यूज डाटा, है ना, मतलब बड़े पैमाने पर डेटा। ठीक है, और यह डेटा क्या होता है, समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। यह डाटा इतना लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है कि इसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा स्टोर किया जाता है और प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रह करके वहाँ पर एनालिसिस किया जाता है कि प्रेजेंट टाइम पर मार्केट की कंडीशन क्या है और कहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इनको समझा जा सके। ठीक है, अगर हम देखें इसको समझना चाहें तो फेसबुक के डेटाबेस में हर दिन बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर डेटा जनरेट होता है और यह डेटा मुख्यतः क्या होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियो अपलोड्स होते हैं, मैसेज होते हैं, कमेंट्स होते हैं। और ये जब हम लोग करते हैं तो डेटा वहाँ पर जनरेट होता रहता है। वो डेटा वहाँ पर देखिए आपको बहुत सालों बाद भी वहाँ पर कलेक्ट मिलता है, मतलब कंपनी के पास आपका वह डेटा स्टोर रहता है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं डिफिनीशन की बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स आपकी क्या है, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें डेटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, जिससे कि हिडन पैटर्न और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उनको डिस्कवर किया जा सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्ज डेटा सेट्स को एग्जामाइन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हिडन पैटर्न, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर परफॉर्मेंस या कस्टमर की जो प्रेफरेंस है उसके बारे में उसको पता चल सके। बिग डेटा एनालिटिक्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जैसे इसके द्वारा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ढंग से डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, अर्थात वह सर्च इंजन तथा सोशल मीडिया साइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि में डेटा को एक्सेस करके एक बेहतर निर्णय ले सकती हैं कि भाई यूज़र को क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता होती है। दूसरा इसका मेजर पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी में एरर का पता बहुत ही जल्दी चल जाता है। क्या है, एरर का पता बहुत ही जल्दी चल जाता है और जब हमें एरर का पता जल्दी चल जाएगा तो कंपनी को इसको सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तीसरा है, इससे कस्टमर सर्विस बेहतर होती है। जब कोई कंपनी कस्टमर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट को मॉनिटर करती है तो वह आने वाली किसी भी फेलियर के लिए भी तैयार रहती है। तो इससे क्या होती है, कस्टमर सर्विस भी आपकी बेहतर होती रहती है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट सेविंग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिग डेटा के जो टूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कास्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, परंतु ये टूल्स बहुत ज़्यादा पैसा बचाते भी हैं और जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। साथ ही साथ इससे आपका समय जो है, समय भी आपका बचता है, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और जल्दी से यहाँ पर एनालिसिस भी हो जाता है और जल्दी ही आपको डिसीजन भी मिल जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स से न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी आपको आसानी होती है ना। कस्टमर किस प्रकार का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इसको पता लगाने के लिए बिग डेटा एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्केट की कंडीशन को समझना है तो आप मार्केट की कंडीशन को भी इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, प्रोडक्ट में कोई फ्रॉड है, उसका भी पता आप लगा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बिग डेटा एनालिटिक्स है इसके कितने प्रकार होते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के बिग डेटा एनालिटिक्स होते हैं। उन चारों का क्या यूज़ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के बिग डेटा एनालिटिक्स आपके होते हैं। पहला है पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, दूसरा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तीसरा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और चौथा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 4 प्रकार के एनालिटिक्स आपको मिलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स के बारे में कि पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा या फिर ये कहें कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्निक है, जो क्या करता है, हमें बहुत सारी चॉइसेस प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं और उन चॉइसेस में बेस्ट सोल्यूशन को सजेस्ट करता है। जैसे जो भी हमें सजेशन मिला जो सबसे बेस्ट होगा उसको जब सजेस्ट करेगा तो हमें क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा ही कम वहाँ पर रहेगा, आसानी से हमारा काम हो जाएगा।
दूसरा है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब जो प्रिडिक्ट करे, है ना, या किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने का काम करता है कि उस सिचुएशन में क्या हो सकता है ना। या सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए जो स्टैटिकल कंडीशन है, डेटा मॉडलिंग है, डेटा माइनिंग है, मशीन लर्निंग है, इन तकनीकियों का प्रयोग करता है। अर्थात प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रिडिक्ट किया जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं वह इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं जब वह यह जानना चाहते हैं कि अगर कोई घटना हुई है तो घटना होने पर चीज़ क्यों हो रही है ना, मतलब ये चीज़ कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का प्रयोग करते हैं, जो पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है यह निर्धारित करने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, इस तकनीकी में बहुत ज़्यादा समय लगता है और सबसे कम लाभ देती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये था आपका बिग डेटा एनालिटिक्स, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग etc. Cloud computing means storing data in database. Cloud computing is a tools used to create an application या none of the mentions। बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है वो हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे स्टोरेज का, सर्वर्स का, डेटाबेस का, नेटवर्किंग का एटसेट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं अब इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर किया जाता है और मैनेज करने का काम किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हिंदी में कहते हैं हम क्या, मेघदूत बोलते हैं। जैसे बादल होते हैं ना, वैसे ही आपका क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। मतलब हिंदी में इसको बादल या मेघ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की डिलीवरी होती है जिसमें इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं शामिल हैं। मीन्स इंटरनेट पर जो भी सर्विसेज आपको मिलती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ही मिलती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई प्रकार के रिसोर्सेज शामिल होते हैं, जैसे अभी आपको बताया था मैंने किसके बारे में, डेटा स्टोरेज, है ना, डेटा स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सभी रिसोर्सेज वहाँ पर शामिल होते हैं। जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। और हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर होता है तो हमें हार्ड डिस्क के माध्यम से ही एक्सेस होता है, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, है ना। क्लाउड में जब स्टोर रहता है तो जहाँ पर चाहें वहाँ पर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए हार्ड डिस्क, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसी बिजनेस या फर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय टेक्निक है क्योंकि यह खर्चे को कम करती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, मीन्स उत्पादकता को बढ़ाने का काम करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा को बेहतर बनाती है, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। यह उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके पास ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत हो और समय समय पर बैकअप लेना पड़ता हो। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल देखें तो गूगल क्लाउड, अमेजॉन AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ये सभी क्या हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार का होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड। पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड क्या होते हैं, पब्लिक क्लाउड वह क्लाउड होते हैं जो यूज़र को इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउड को थर्ड पार्टी जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आदि के द्वारा मैनेज किया जाता है।
पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर कर सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पे पर यूज़। पे पर यूज़ का मतलब होता है जितना आपने उपयोग किया है उतने का ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदर में आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीन्स अगर आप 5 मिनट आपने पे किया है, मतलब यूज़ किया है, तो 5 मिनट का ही पेमेंट आपको देना पड़ेगा। यह उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है जो कम पैसा खर्च करना चाहते हैं और अधिक सेवाएं लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण में आप देखिए, जैसे IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइजेस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल ऐप इंजन है, विंडोज़ है ना, ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। इस क्लाउड में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको CSP के द्वारा, किसके द्वारा, CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उसको मैनेज करने का काम किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट क्लाउड के बारे में कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। जैसे पब्लिक क्लाउड था वैसे ही प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करते हैं। इसे इंटरनल या कारपोरेट क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे इंटरनल या कारपोरेट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। प्राइवेट क्लाउड वे क्लाउड होते हैं जिनका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल कंपनियों के द्वारा डेटा को मैनेज करने और अपने डेटा को सेंटर बनाने के लिए किया जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड क्लाउड। क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स जिसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों के गुण होते हैं, वही आपका हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। ठीक है, ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियों के लिए बेहतर होते हैं जिन्हें अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अब ये दोनों का मिक्सचर है तो दोनों प्रकार की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं, जो सुरक्षा है, वो प्राइवेट क्लाउड से कम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है और इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन आपस में डेटा को शेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, इस क्लाउड को एक या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जो कम्युनिटी क्लाउड हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, काफ़ी सस्ते भी होते हैं और पब्लिक क्लाउड की तुलना में अधिक सुरक्षित भी होते हैं। तो ये तो हो गया कि क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड। अब हम जान लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदे क्या हैं, है ना, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करना और बैकअप लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जानकारी को शेयर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें यूज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी हों क्लाउड में स्टोर की गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उनके मेंटेन का खर्चा बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें यूज़र मोबाइल के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसमें यूज़र जिन सेवाओं को खरीदता है केवल उन्हीं के लिए उसको पेमेंट देना पड़ता है, अदर कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डॉक्यूमेंट्स, फिगर्स, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेमोरी वहाँ पर उपलब्ध होती है। फिर यूज़र के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण डेटा आपका जो होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस के बारे में। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ऑनलाइन डेटा स्टोरेज की बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए, रिकवरी के लिए, है ना, मतलब कि बैकअप लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका डेटा खो गया है उसको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग बिग डेटा एनालिटिक्स में भी होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग टेस्टिंग में और डेवलपमेंट में किया जाता है, एंटीवायरसेस में किया जाता है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस में मौजूद सिस्टम पर निगरानी रखता है और उन्हें वायरस से सुरक्षित करने का काम भी करता है।
इसका अनुप्रयोग ई कॉमर्स में भी आपको देखने को मिलता है और एजुकेशन के सेक्टर में, ई गवर्नेंस के सेक्टर में, है ना, या फिर मेडिकल का फील्ड है, मेडिकल के फील्ड में भी, इंटरटेनमेंट के सेक्टर में, इन सभी सेक्टर में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग देखने को मिलता है। आइए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को जो सर्विस मॉडल्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्यतः 3 प्रकार के सर्विस मॉडल्स आपको मिलते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इससे बनते हैं। पहला है आपका IaaS, इसका पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में, क्लाउड इन्वायरमेंट में हार्डवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। अगर हम देखें तो दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि IaaS एक ऐसी सेवा है जहां पर नेटवर्किंग डिवाइस, डेटाबेस और वेब सर्वर इंटरप्राइज एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करते हैं, वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसे HaaS के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूज़र को उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना उसने यूज़ किया है। ठीक है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सकें, मैनेज कर सकें और उसे डिलीवर भी कर सकें। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखें, इस मॉडल में यूज़र सर्वर को मैनेज किए बिना कंप्यूटिंग पावर और वर्चुअल मशीन का उपयोग कर सकता है। यह मॉडल उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनके पास कम पैसा होता है। दूसरा है आपका PaaS। क्या होता है? PaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कस्टमर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बना सके, मैनेज कर सके और डिलीवर कर सके। इस सर्विस का उपयोग किस में किया जाता है? वेब डेवलपर के द्वारा कस्टम एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। इस सर्विस में डेवलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा स्टोरेज, डेटा सर्विंग और मैनेजमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे गूगल ऐप इंजन, अमेजॉन वेब सर्विसेज आदि। उसके बाद आपका नेक्स्ट है SaaS। क्या है आपका? SaaS, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल होता है जो इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र को एक सर्विस के रूप में कस्टमर को अवेलेबल कराता है। ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है, कस्टमर को भी ये सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करता है और सिस्टम में कोई खराबी आ भी जाए तब भी आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहता है। इसमें IaaS और PaaS दोनों प्रकार की सेवाएं यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसमें हमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल, मेंटेन और रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र से सीधे ही रन हो जाते हैं। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। आशा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HMD स्टैंड फॉर, HMD का फुल फॉर्म क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क डिस्प्ले, हेड मेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिटेक्शन। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हेड माउंटेड डिस्प्ले। SMD का फुल फॉर्म यही होता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह सही तरीका है जिसमें IoT डिवाइस डेटा से जुड़ा होता है? लैन, इंटरनेट केबल्स या फिर क्लाउड? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाउड। क्लाउड के माध्यम से ही IoT डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट, रोबोट शब्द, चेक शब्द रोबोटा से लिया गया है जिसका क्या अर्थ है? द वर्ड रोबोट इज डाइवर्ड फ्रॉम रोबोटा, मीनिंग क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फोर्स्ड लेबरर।
है ना। जैसे मजदूर होता है, मजदूर को जैसे आप बताते हो काम करता है, वैसे ही आपका रोबोट भी है, जैसा उसे निर्देश मिलता है वैसे वो काम करता है। तो यहीं से इस वर्ड को लिया गया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा की विशेषता नहीं है? बताइए, वैल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी या विजुअलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा? तो देखिए, बिग डेटा में 3 वी होते हैं, है ना, 3 वीएस होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? वैल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर VELO होगा, वेलोसिटी। ये 3 प्रकार के 3 वीएस होते हैं बिग डेटा में, लेकिन विजुअलाइजेशन ये उसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उसकी विशेषता नहीं है, उसका फीचर नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजॉन द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है? AWS, क्लाउडेरा, एजर या ऑल ऑफ द मेंशंस? तो अमेजॉन के द्वारा पेश किया गया था AWS, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। क्या होता है? अमेजॉन वेब सर्विसेज होता है इसका फुल फॉर्म। ये IaaS पर डिपेंड है, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो यूजर्स को अमेजॉन के स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्चुअल मशीन किराए लेने पर अनुमति देता है। AWS का मतलब अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो एक काफ़ी डीपली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अमेजॉन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को विभिन्न प्रकार की IT सेवाएं मिलती हैं, है ना। और AWS एक मॉडल पर काम करता है GoUAS पे, जिसका मतलब है उपयोगकर्ता केवल उन सेवाओं का भुगतान करता है जिसका वो उपयोग करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंसान की नकल करना। इसीलिए अगर कोई रोबोट इंसान की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है? ट्रू या फॉल्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स टू मिमिक अ ह्यूमन, hence if a robot can move from one place to another like a human then it comes under artificial intelligence। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। AI का इतना छोटा सा क्षेत्र नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन के अंदर सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना, वो बड़े पैमाने पर बड़े टास्क में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, पर्यावरण निगरानी और यातायात नियंत्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए लोरावन का उपयोग आमतौर पर किस क्षेत्र में किया जाता है? इन विच एरिया इज LoRaWAN commonly used for application like environmental monitoring and traffic controls, healthcare, agriculture, smart cities या फिर ऑप्शन डी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मार्ट सिटीज। अब यहां पर बात कर लेते हैं LoRaWAN की। ये क्या होता है? तो यह एक वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो लंबी दूरी, है ना, लंबी दूरी में उपयोग किया जाता है, या एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है जो लंबी दूरी में रन कर रहे हैं। ठीक है, यह कम बिजली की खपत के साथ साथ लंबी दूरी तक डेटा को संचारित करता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज IoT? IoT क्या होता है बताइए? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑफ सेंसर्स? तो IoT का मतलब है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर, है ना। जो IoT है वो भौतिक वस्तुओं से ही है जो सेंसर्स के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट, AI का उद्देश्य उल्लिखित मानव व्यवहार में किसकी नकल करना है? Which of the mentions human behavior does the AI aim to mimic? Thinking, eating, sleeping या none of the above? तो AI का काम है मनुष्य की तरह सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थिंकिंग। अब नेक्स्ट, व्हाट इज Hadoop? Hadoop क्या है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फॉर स्टोरिंग बिग डेटा। बिग डेटा को स्टोर करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है।
अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। आपका एक फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग बिग डेटा के लिए है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो हैडूप एक फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा के लिए है। मीन्स यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो बड़े डेटा सेट को संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करने और उसको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इस एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वातावरण में एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हैडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका प्रयोग ऐसे डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है जो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, समझ गए? तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट 8181871106 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।